नेमत खाना बदसूरती में से खूबसूरती ढूंढने जैसा है। इस नावल में फिक्शन को जिस रूप से पेश किया गया है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। बावर्ची खाने के औजारों से हथियार मानंद काम लेके 2 कत्ल किए गए हैं। घर के किसी हिस्से में इतने हथियार पाए ही नहीं जाते हैं जितने हथियार जो हैं वो किचन में हैं। इस नावल में जो 2 मर्डर हुए हैं वो भी किचन में हुए हैं, और वो 14 साल का जो बच्चा है वो एक आदमी का जो मर्डर करता है वो मसाले की सिल पे ही उसको मतलब मारता है, उसका सर। खालिद जावेद उर्दू साहित्य का बहुत बड़ा नाम है। उनको उनकी नायाब शैली और तशबीहों के कारण जाना जाता है। तो वो उसकी तरफ जब लड़ती थी तो उसको ऐसे देखती थी जैसे कि अभी उसका अचार बना के मर्तबान में डाल देगी। ब्यूटीफुल। या ये कि वो उस एक और औरत के बारे में बताया है कि उसको हर वक्त अपनी आंखें इस तरह से कोड़े रहती थी जैसे कि हर समय चावल बीन रही हो। शायद यही वो ठोस तथ्य है जिसके कारण उनके शाहकार नावल नेमत खाना द पैराडाइज ऑफ फूड को JCB अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। वो औरत थी तो वो उचक उचक के चलती थी जैसे कि बद्दक की चाल है, या वो उसकी नाक जो थी वो इतनी लंबी थी जैसे कि तोते की तरह। अब आप जब इमेज करते हैं तो आपको बदसूरत लगती है, मैं जब मतलब इमेज करता हूँ तो मुझे बहुत सुंदर लगती है। आज हम प्रोग्राम सलीका में उनके साथ एक खुली गुफ्तगू करने जामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। आदाब अर्ज़ है अदीब अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुरनीत और आप देख रहे हैं द अनम्यूट। एक मरतबा फिर से प्रोग्राम सलीका लेके आपकी बरूहों पे हम हाज़िरी दे रहे हैं। प्रोग्राम सलीका में आज आपका तारुफ हम खालिद जावेद साहब से करा रहे हैं। JCB अवार्ड 2023 ये विनर हैं और इनका जो नावल है नेमत खाना, व्हाट अ वंडरफुल राइटिंग, व्हाट अ वंडरफुल एक शाहकार हम कह सकते हैं जो सोसाइटी की झोली में इनकी देन है। बहुत बहुत स्वागत है द अनम्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे आपका। और आज हम जामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। इनसे जो इनकी एक मास्टरपीस जो आपने ये बनाया है, मुझे लगता है कि हमारे माशरे में ना जब हम खाने पीने की बातें करते हैं, जब हम जायके की बातें करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जैसे एक जर्नलिस्ट जब एक खबर लिखता है वो क्या करता है कि तरह तरह से जो चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है और उसको संजो देता है। तो ऐसे ही ट्रेडिशन, क्यूजीन, जो हमारी रिवायतें हैं वो सबको कोलैबोरेट करके आपने जो लिखा है, तो आपका जो लोगों को रीड करने का तरीका है वो कैसा रहा था? जी बस जाहिर है कि खाना ये किताब खाने के बारे में इतनी नहीं है जी। जितनी के गिल्ट के बारे में है। तो खाना खाने के बाद का गिल्ट, खाना खाते वक्त का गिल्ट, और इंसान अशरफुल मखलूक़ात हो गया है। जितनी और दुनिया में जानदार हैं वो कोई भी जो है वो ये जो इंसान ये इस जगह बिल्कुल एक लोअर लेवल का जो एनिमल होता है उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि उसको भी 2 वक्त की रोटी और 2 वक्त का खाना खाना चाहिए। तो बेसिकली तो ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी तो एक 14 साल के बच्चे से शुरू होती है जिसने 2 मर्डर किए हैं, लेकिन वो मर्डर किचन में किए हैं। तो इसमें रसोई भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, और इस पर जो मेटाफर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सब खानों से और खानों में पकाने के लिए जो मददगार जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो उसी से मेटाफर इसमें बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि मतलब किसी को देख के कि तुम्हारा चेहरा चांद की तरह है, तो दिस इज़ ए ओल्ड मेटाफर जो मतलब 2000 साल से चला आ रहा है, और नया मेटाफर जो अपने टेक्स्ट के हिसाब से ढूंढना है। उसके अंदर वो ये कहता है कि उसका चेहरा इतना खूबसूरत था जैसे कि शीशे के डोंगे में रखा हुआ शोरबा। तो वो जो खाने की जो ब्यूटी है वो इंसान की ब्यूटी, उसके जो हम उनसे उपमा क्यों नहीं देंगे उसके, मतलब हम जो हमारी उपमाएं हैं वो इतनी पुरानी क्यों हैं। तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट इसमें हुआ है। कहीं भी ये उसमें जो भी सीन है, लव सीन हो, अफेक्शन के सीन हो, या नफ़रत के हों, या क्रोध के हों, या घृणा के हों, वो कहीं ना कहीं घूम के जो मेटाफर आ रहे हैं, जो कि वोकैबुलरी आ रही है, वो इसमें
खानों ही से आ रही है। जैसे जो उसकी वाइफ थी अंजुम, तो वो उसकी तरफ जब लड़ती थी तो उसको ऐसे देखती थी जैसे कि अभी उसका अचार बना के मर्तबान में डाल देगी। ब्यूटीफुल। या ये कि वो उस एक और औरत के बारे में बताया है कि उसको हर वक्त अपनी आंखें इस तरह से कोड़े रहती थी जैसे कि हर समय चावल बीन रही हो। तो मैं वो जो फूड डिस्कोर्स है ना, फूड डिस्कोर्स को मैंने एक प्लाट में उसको समो के, उसको बुन के कहीं इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ बनाया। और खानों को लेके जो एक ब्यूटीफुल रिटोरिक है, उसका मैंने एक डार्क रिटोरिक भी पेश किया, क्योंकि हर चीज़ का एक डार्क रिटोरिक होता है। बिल्कुल। तो वो भी पेश किया मैंने इसके अंदर। जावेद साहब, मुझे लगता है कि जैसे हम आम ज़िंदगी जो बसर करते हैं, हर एक इंसान, बेशक वो एक सेलिब्रिटी हो या वो एक बिल्कुल ही आम इंसान हो, वो जब अकेला होता है तो उसकी कैफियत बड़ी अजीब होती है, बड़ी डिफरेंट होती है। पार्ट ऑफ इट कि जैसे हम होटल में खा रहे हैं तो होटल में हम बड़े बड़े कॉन्शियस हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के, वैसे ही हम जब घर में खाएंगे तो बिल्कुल आराम से अपने नाइट सूट में, अपने गाउन से, तो हाथ से भी खा रहे हैं, कहीं लग रहा है, कहीं नीचे भी कुछ गिर गया, उठा के भी खा लिया है। पर यही चीज़ें जब हम होटल में करते हैं या किसी सोसाइटी में करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये बुरी बात है। ऐसा ही मुझे लगता है कि हंसने और मुस्कुराने का डिफरेंस भी ऐसे है कि हम सोचते हैं कि नहीं, अगर कोई खिड़खिड़ा के हंस रहा है या खुल के हंस रहा है तो नहीं, इस बंदे को तहजीब नहीं है। पर हम घर में ऐसे ही होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे माशरे में जो है ना, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसी जो डार्क साइड का आपने जिक्र किया है, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल एंगल जो आपने लिया है, तो ये चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग है। हाँ, अब आप देखिए ना कि एक तरफ तो ये है, लेकिन मैंने तो ये देखा है, मैं ये कहना चाहता था कि जो घर में जो किचन है, जो एक तरफ तो बहुत हर धर्म में और हर तहजीब में, हर कल्चर में पवित्र जगह है बहुत, जहाँ हम चप्पल उतार के जाते हैं, नहीं जाते हैं, ज़्यादातर ऐसा था पहले, और नहा धो के जाते हैं, मतलब ये कि सुबह को नहा धो के और उसके बाद ही किचन में रखेंगे। एक तरफ तो इतना पाक और साफ़ जगह है ये एक तरफ एक बैटल फील्ड भी है ये, क्योंकि जो घर में आप एक छोटा सा एक मिनिएचर लेवल के ऊपर एक बैटल फील्ड ले आ रहे हैं कि यही घर का वो पीस ऑफ लैंड है जिसको लेके लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। ख़ास तौर से इंडियन फैमिलीज़ की जो ट्रेडिशनल जो महिलाएं हैं वो अपने किचन को लेके बहुत पॉजिटिव होती हैं। तो जितने झगड़े शुरू होते हैं घर के अंदर, वो ये किचन को लेके, जो फैमिलीज़ जो सेपरेटेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ द सेपरेट किचन। तो एक से मेरी मुलाकात हुई एक जगह, मैं गया घर पे, मैंने पूछा तो मैंने कहा हम 4 भाई हैं और देखो हम एक ही घर में रहते हैं और ये हमारा घर है, आइए सर देखिए, ये हम 4 भाई हैं, ये इनका कमरा है, ये इनका कमरा है, ये मतलब हम लोगों के घर हैं, बाकी हम लोग बिल्कुल एक ही घर में रहते हैं। तो मैंने कहा आप ये बताइए कि आप लोगों के चूल्हे जो हैं वो अलग अलग हैं या घर में एक ही चूल्हा है? तो उन्होंने कहा नहीं, चूल्हे तो अलग अलग हैं। तो मैंने कहा फिर आप लोग अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हैं, आप अच्छे भाइयों की तरह कहाँ रहते हैं? क्योंकि यही काम तो पड़ोसी भी करते हैं, मतलब पड़ोसी भी आपसे मिलते जुलते हैं, वो भी आके आपके घर बैठते हैं, आपके घर में किराएदार हैं तो वो भी आपके घर आके बैठते हैं, लेकिन उनके किचन सेपरेट होते हैं। तो भाइयों के किचन सेपरेट होने का मतलब तो कोई माँ बाप से पूछे या माँ से पूछे, जिसके लिए कि सब बराबर होते हैं। तो ये जो कंडीशनिंग चली है महिलाओं में, वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो जाती है, जब हम ऐसी कंडीशनिंग कर देते हैं कि जब लड़की पैदा होती है तो जब वो कुछ खेलने लायक होती है तो उसको हम मिट्टी का चूल्हा दिया करते थे। मैं तो 1960 की कहानियाँ बता रहा हूँ, 60 मतलब 70 की। और ये इस पे रोटी पकाने के लिए मैंने वो तक देखा है, जो पटा बेलन होता है उसके खिलौने, जब दिवाली में हम जाया करते थे मेले में तो वो ये सारी चीज़ें होती थी। गुड़ियाँ हैं और पटा बेलन है, छोटा सा मिट्टी का चूल्हा है, और अब भी वो प्लास्टिक का आता है, वो पूरा सेट दिया जाता है। और लड़कों को जो है वो बंदूक दी जा रही है, टैंक दिया जा रहा है। क्या था कि वहीं तय कर दिया गया कि लड़कियों के लिए प्राइवेट स्पेस है जो घर है, और लड़कों के लिए पब्लिक स्पेस। तो ये कंडीशनिंग जो है ना, वो शुरू से कर दी जाती। वो एक लफ्ज़ चलता था, हंडकुलिया बनाना। तो बच्चियां जो थीं वो घर में बैठ के नकली खाना बना रही होती थी, पानी में पत्ते डाले। तो उनको चूल्हा चक्की करने के लिए शुरू से जो कंडीशनिंग कर दी गई, तो वो इतनी पॉजिटिव हो जाती थी जब उनको सही मायने में किचन मिलता था, कि जिसकी हद नहीं। तो उसके बेस पे तो किचन। अच्छा, एक चीज़ और है जो कि मैंने नावल में लिखा है, जिसके लोग बहुत बार मैंने किया है कोट, और बार बार मुझसे वो सवाल किया जाता है कि मैंने कहा है कि ये घर का सबसे ख़तरनाक हिस्सा जो है वो किचन है। और वो इसलिए, मतलब द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑफ द हाउस इज़ योर किचन और बावर्ची खाना।
वो इसलिए कि अगर एक बंदूक आपके घर में ड्राइंग रूम में, अक्सर लोग पहले जो थे वो देखा होगा, वो भी जो फ्यूडल हमारे सिस्टम में एक बंदूक टंगी होती थी, तो दिखावे की बंदूक होती थी, वो टंगी हुई है, वो भरी हुई नहीं होती थी। कि उन्होंने कहा कि वो भी इतनी ख़तरनाक नहीं है। घर के किसी हिस्से में इतने हथियार पाए ही नहीं जाते हैं जितने हथियार जो हैं वो किचन में हैं। और तकरीबन हर किचन में एक मतलब जितने औजार हैं उसमें, जितने अप्रेंटिस उसके हैं, उनमें मतलब कोई ऐसा समय आएगा जब उसमें ख़तरनाक से ख़तरनाक हथियार बन जाने के इम्कान या संभावना पैदा हो जाएंगी। उसमें वो पोटेंशियलिटी पैदा हो जाएगी। चिमटा, हथौड़ी, सरसी, तवा, आग, चूल्हे की राख, अगर उस ज़माने में जाएं तो चूल्हे की राख, आज देखें तो गैस सिलेंडर, मतलब सिल, मसाला पीसने की सिल। इस नावल में जो 2 मर्डर हुए हैं वो भी किचन में हुए हैं, और वो 14 साल का जो बच्चा है वो एक आदमी का जो मर्डर करता है वो मसाले की सिल पे ही उसको मतलब मारता है, उसका सर, उससे उसका मर्डर करता है। बहरहाल वो जो एक बेहतरीन फिक्शन की एग्जांपल आपने इसमें दी है, तो फिक्शन ही आपने एक्चुअली देखिए वायलेंस एक चीज़ है ना, मतलब सारी दुनिया में देखिए वायलेंस का भी एक नेगेटिव पार्ट है और एक वायलेंस का पॉजिटिव पॉइंट है। मेरी एक कहानी डेंटल क्लिनिक भी है। मेरे दांत में प्रॉब्लम थी तो मैं गया, तो वो दांत के जो वहाँ मैंने जो हथियार देखे रखे हुए, तो वो इतने मैं देख के डर गया कि ये मुंह में डाले जाएंगे और इससे दांत खींचा जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि ये जो वायलेंस है ये हमारी भलाई के लिए हो रहा है, हमारी बीमारी दूर करने के लिए हो रहा है, हमारी सफरिंग, हमारी प्रॉब्लम को। तो मगर ये कि वायलेंस से छुटकारा नहीं है, वायलेंस फॉर द गुड कॉज और वायलेंस फॉर द बैड कॉज। तो मुझे एक प्रॉब्लम बहुत महसूस होती है कि ईविल एंड गुड के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें हम। तो ये नावल कहीं इस चीज़ की, बिल्कुल, ये आदमी की स्टेट ऑफ माइंड है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं। बहरहाल आपने जिस तरह की फैमिली स्ट्रक्चर की बातें की, या आप इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द जो झगड़े हैं वो किचन से शुरू होते हैं, और ये बिल्कुल मुझे लगता है कि सटीक बात है। जैसे सास बहू का जो झगड़ा है वो मोस्ट प्रॉब्ली किचन से शुरू होता है। अच्छा, अभी तुमने दूध उबाल दिया है, तुम्हें रोटी गोलनी बनानी आती है, तो ये हमारे यहाँ तो ऐसी सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आगे जा कर के, क्योंकि अंदर अनकॉन्शियसली वो जमा होती रहती है ना, परत दर परत, वो युद्ध स्थल बन जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा ही, अच्छा जैसे आपने इसमें कॉकरोच का जिक्र किया है, तो एक मरतबा मैं आपकी इंटरव्यू सुन रही थी, वो कह रही थी कि अभी शुरू से लेकर के वो जैसे कॉकरोच को आप लेकर के चले हैं, तो एंड तक आते आते वो लेडी कह रही थी कि मुझे ना वो कॉकरोच के साथ मतलब लग ही नहीं रहा है कि कॉकरोच कोई बाहर का प्राणी है, तो मुझे वो पार्टी लगा। तो ये भी है कि जैसे ही हम रात को किचन क्लीन भी करके सोते हैं, इन बिटवीन हम कहीं पानी पीने उठ गए हैं, तो हम देखते हैं कि कॉकरोच फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बेशक हम कितनी मर्जी सफाई रखते हैं। और काकरोच को भी उतना ही जीने का अधिकार है ना जितना हमें है। मतलब ये कि कहाँ जाएगा काकरोच, मतलब ये सब कहाँ जाएंगे। मतलब अगर इंसान जो है, जो मानव जाति है, वो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरी जितने प्राणी हैं उनको इस बेदर्दी से अपनी दुनिया से बाहर करेंगे, ये हक हमको दिया किसने है? इस दुनिया में जीने के लिए, इस पृथ्वी पे जीने के लिए सिर्फ मनुष्य का ही अधिकार है, और उसमें भी सुंदर मनुष्यों का ही मतलब अधिकार है। उसी में जो पावरफुल लोग हैं उन्हीं का अधिकार है। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। हमारे यहाँ घर में वहाँ पे पास में बरेली में एक कॉलोनी थी, नई कॉलोनी डेवलप हुई, जंगल का एरिया था। तो जब नए जब जाके लोग बसना शुरू हुए तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी छिपकलियाँ पाई गईं। तो एक के घर में बहुत बड़ी छिपकली आई, तो वो डर गए सारे घर वाले। तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ वालों को फ़ोन किया और ये किया, देखो हमारे घर में छिपकलियाँ घुस आई, ये है वो है। वो आए तो बार बार, जब उनकी लेडी बार बार कह रही थी कि देखिए जीना दोबर कर दिया है, और कहाँ हमने ये ले लिया मकान, यहाँ छिपकलियाँ चली आ रही हैं, यहाँ ये चले आ रहे हैं। तो वो जो वाइल्ड लाइफ ऑफिसर थे, मेरे सामने की बात है, मैं था वहाँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम बहुत हो गया, लेकिन दरअसल आप उसके घर में घुसी आई हैं। हाँ, ब्यूटीफुल। वो आपके घर में नहीं घुसा, आपने जंगल काट के यहाँ बनाया, उसका घर था। तो ये देखना पड़ेगा हमको चीज़ों को। तो वो काकरोच हो या बदसूरती हो या खूबसूरती हो, वो तो कोई अपने में चीज़ होती नहीं है। और एक तरफ ये भी कहा गया है कि जो रियल ब्यूटी है, जो असल सुंदरता का जो सोर्स है, गॉड है। तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो कॉन्सेप्ट ही वहीं से आई है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ब्यूटी इज़ गॉड, और गॉड ने जितनी चीज़ें बनाई हैं वही उसका रचनाकार है। तो कैसे मुमकिन है कि जो सुंदर है तो उसकी बनाई कोई चीज़ असुंदर हो?
इट्स नॉट पॉसिबल। आपके बारे में बहुत सारा ये भी कहा जाता है ना कि आप जो आपने जितना कुछ भी लिखा है उसमें आपने बदसूरत औरतें उनको ज़्यादा शामिल किया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो शायर लुधियानवी का एक शेर भी तो है ना कि ले देखे हमारे पास एक नज़र ही तो है, तो फिर क्यों देखें दुनिया किसी और की नज़र से हम, कि जो आपका देखने का तरीका है चीज़ों को उसमें से ब्यूटी निकालना, ये खालिद जावेद साहब की कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ब्यूटी रही है। औरत होना सुंदर है, औरत होना, उसका द बीइंग, मैं उनके बारे में जब बात करता हूँ तो उनका जो वजूद है या उनके जो वजूद के जो उनके अस्तित्व की जो गहराइयाँ हैं, मैं उनमें जाके बात करता हूँ। मैं उनकी शारीरिक सुंदरता तक मेरी नज़र जाके उलझ के वहीं नहीं रह जाती है। वो उस पूरी सुंदरता का एक जो पर्दा पड़ा हुआ है उनके ऊपर, जो मिट जाने वाला है कल को, मतलब पूरा शरीर राख होना है या मिट्टी में मिलना है, तो उससे पार कहीं अगर आप जा रहे हैं तो देख रहे हैं। तो बदसूरत औरतों को अगर फिक्शन में जगह नहीं मिली, जिनको आप बदसूरत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो कहाँ मिलेगी? सवाल ये है कि उनको फिर कौन, क्या उनको प्रेम करने का हक़ नहीं है? क्या उनकी तरफ कोई भी तवज्जो देने का हक़ नहीं है? और मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि बदसूरती की घुट्टी पीती है खूबसूरती, तब जन्म होता है। आप किसी भी चीज़ का पैदा होने का अमल देख लीजिए, और वो पैदा होने का जो अमल है, ख़ास तौर से इंसानों में भी और जानवरों में भी, तो वो अमल अपने आप में एक आम तरह से डिस्गस्टिंग होता है। उसमें लोगों को दूर रखा जाता है। एक डॉक्टर बर्दाश्त कर सकता है, एक आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन उसी से एक नया जन्म हो रहा होता है। तो ये तो एक बिल्कुल एक अलग प्रोसेस है कि मतलब क्या सुंदरता, और मतलब किसी को असुंदर कहना तो बहुत बड़ी तौहीन है उसकी। वो ऊपर वाला बहुत नाराज़ होगा अगर हम किसी को, तो मैंने कहीं बदसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एक हुलिया बयान किया है कि वो औरत थी तो वो उचक उचक के चलती थी जैसे कि बद्दक की चाल है, या वो उसकी नाक जो थी वो इतनी लंबी थी जैसे कि तोते की तरह। अब आप जब इमेज करते हैं तो आपको बदसूरत लगती है, मैं जब मतलब इमेज करता हूँ तो मुझे बहुत सुंदर लगती है, या उसकी आत्मा बहुत सुंदर है। तो आप बहरहाल मैं इस चीज़ पे भी बात करना चाहूँगी कि ओवरऑल जो आपने अभी मिडिल क्लास जो मुस्लिम फैमिली हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया है, पर जब हम एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इंडियन क्यूजीन की बात करते हैं, जहाँ व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रीट फूड, तो वहाँ भी ऐसा है ना कि कोई वहाँ हम रेलिश कर रहे होते हैं स्ट्रीट फूड्स। कभी नहीं, मुझे लगता है मोस्ट प्रॉब्ली हमारी जो घर की औरतें हैं वो कह रही हैं कि हमें कुछ स्पाइसी और सेवरी खाना है, तो वो स्ट्रीट फूड ही प्रेफर करेंगी। कभी हमारा मन स्पेशली होता है कि आज हमें 5 स्टार नहीं खाना है, तो स्ट्रीट फूड, तो वहाँ का जो एक फ्लेवर है, बेशक वहाँ पे मक्खियाँ बैठ रही हों, वो कैसे मर्ज़े हाथों से आपको परोस रहा हो, तो ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मुझे बहुत सुंदर लगता है वो। मैं तो उसके लिए बीमार होने का भी रिस्क उठा सकता हूँ कि बीमार हो जाऊँ, मैं थोड़े एंटीबायोटिक खाऊंगा। मुझे मालूम है कि बहुत कोई जब तक के जहर ना मिला हो तब तक बहुत कुछ मुझे हो जाने वाला नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत इन्फेक्शन होगा। तो देख के मतलब आपको अल्लाह ताला ने आँखें दी हैं, आप देख के भी बता सकते हैं चीज़ को, आपको नाक दी है, मतलब उससे आप सूंघ के भी बता सकते हैं कि खाना अगर स्टेल है, वो बासी खाना है तो पता चल जाता है। इवन मुझे तो लगता है कि जितना हेल्दी खाना ढाबों का होता है, उतना हेल्दी खाना तो 5 स्टार में तो 2-2 महीने के खाने डीप फ्रीज़र में रखे होते हैं, और वो आपके सामने जिस तरह से सामने परोसे जाते हैं, आपको कहने की हिम्मत नहीं होती उनसे, आप जानते हुए भी कि खाने में स्वाद नहीं है। लेकिन ढाबे पे जब वो दाल पे उसी समय तड़का लगाता है, जो येलो दाल होती है, और उसी समय गरम गरम रोटी आपको दे रहा होता है। मुझे आज तक कभी स्ट्रीट फूड खाने से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, और मैं हमेशा वहाँ खाना पसंद करता हूँ। और दूसरे वहाँ जिस तरह के लोग होते हैं, दिल्ली से जब मैं बरेली जाता हूँ तो बहुत से ढाबे पड़ते हैं, तो आजकल तो कुछ ढाबे भी यहाँ ऐसे खुल गए हैं जो 5 स्टार होटलों की तरह हैं। वहाँ वो बिल्कुल अब कल्चर नहीं रहा। तो मुझे वो छोटे ढाबे अच्छे लगते हैं जहाँ वो खाट पड़े हुए हैं बांधों वाले, और जहाँ पे अमीर गरीब सब रुक सकते हैं, जहाँ पे आपके ट्रक ड्राइवर भी हैं और बस ड्राइवर भी हैं और इधर उधर के लोग भी हैं। मुझे हमेशा से वहाँ रहना भी पसंद आया, और मैं ऐसी सोसाइटी में रहना चाहता हूँ जहाँ पे के छोटे बड़े, पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे, अमीर गरीब सब एक साथ रहें, ताकि हमको एक एहसास हो। तो वहाँ उनके साथ खाने में जो मज़ा आता है, मुझको खाने का मज़ा बढ़ जाता है एनवायरनमेंट से। तो वो जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ का, वो बहुत अच्छा होता है। और
ठीक है, मतलब कोई मुझे नहीं लगता इतना बदनाम करने की ज़रूरत है उन जैसे खानों को। जैसे शायरी के मुतालिक ये कहा जाता है ना कि जिस शायर ने मोहब्बत नहीं करी है तो वो शायरी नहीं कर सकता, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि जब आप सोसाइटी में या इन चीज़ों में आप सरवाइव नहीं करते हैं, आप विचरते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से लिख नहीं पाएंगे, आप उनको कैच नहीं कर पाएंगे। और व्हेन इट कम्स टू द फीलिंग, जैसे अभी 5 स्टार्स की हमने बात की और इसके अलावा जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में या जो हमारे घर में जो खाना पकता है उसके पीछे की जो फीलिंग है, आयुर्वेदा भी कहता है कहीं ना कहीं कि जिस फीलिंग से वो खाना आपको परोसा जा रहा है तो वो अंदर आपका वैसे इम्पैक्ट करेगा। बहुत इम्पोर्टेंट, प्यार से परोसा गया खाना और किरोज से परोसा गया खाना, और वो दोनों में बड़ा ज़मीन का आसमान का फ़र्क है। मतलब मैं तो समझता हूँ कि अगर खाना थोड़ा इन्फेक्टेड था लेकिन बहुत प्यार से दिया गया है तो वो खाना नुकसान ही नहीं पहुँचा सकता आपको, क्योंकि जो आपका जो इमोशन है ना, जो नीयत है आपकी, जो इरादा है, जो जिस विल से आपने कोई चीज़ आपको दी है, वो विल एक अगर वो अच्छी विल है तो गुड पावर बन के वो उस दिए गए जो तोहफ़ा होता है, मैं सिर्फ खाना ही नहीं, कोई भी गिफ्ट है अगर वो एक अच्छे भावना से दिया गया है तो वो तो बड़ा अहम होता है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर वो खाना गुस्से में पकाया गया है, हमारे यहाँ पे मेरे मेंटर थे जामिया में, जब मैं आया, बहुत ही मशहूर उर्दू की पर्सनालिटी थी प्रोफेसर शमीम हनफी साहब, बहुत मशहूर। तो वो इस मामलों को लेके बड़े सेंसिटिव थे। वो जब किसी के घर जाते थे, मेरे साथ जाते थे, एक बार मेरे साथ गए कहीं मिलने किसी के यहाँ, मेरे साथ शाम को टहलते थे, टहलते टहलते हम लोग बोले आओ उनसे मिल लेते हैं। बड़ा दिलचस्प वाक़या है। वहाँ पहुँचे, शाम का वक्त था, बैठे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा ठीक है। ये उठने लगे, उन्होंने चाय पी के जाइएगा। ये बैठ गए, शाम का वक्त था, हम लोग बैठ गए चाय पीने के लिए। तो बावर्ची खाने के अंदर किचन में थोड़ी देर बाद 2 बर्तन बहुत ज़ोर से बोल दिए कि आवाज़ बहुत आ गई, काट। तो ये उठ गए, उन्होंने कहा नहीं वो मुझे याद आ गया, कहीं जाना है और वो फिर पियेंगे चाय। लोगों ने नहीं, फिर पियेंगे चाय। बाहर आए, मैंने कहा क्या? बोले देखो, अगर किसी के किचन में ज़ोर से बर्तन बजने लगे, मेहमानों के बैठे हुए, तो समझ लेना कि यू आर अनवांटेड है। क्या बात है, क्या बात है, गुस्से से बना रही है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। यू आर अनवांटेड। वो मैंने कहा नहीं, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा सर बर्तन तो गिरी जाते हैं अक्सर। बोले वो उस गिरने की आवाज़ ही हो। अरे क्या बात है ये। उन्होंने कहा ये बर्तन पटकने की आवाज़। बोले बर्तन रोता है भाई, बर्तन भी रोते हैं। उनका ये मैं मान ही नहीं सकता, ये बर्तन इस तरह से रखा गया है कि ये दिखा रहा है कि कहाँ ये बवाल सर पे आ गया और कहाँ मुझसे कह दिया गया कि तुम चाय बनाओ। देखिए, गिरने और गिराने में बड़ा फ़र्क है। और देखिए 2 बातें हैं, मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत अजीब है। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे अगर एक मेल आदमी जो उनके दोस्त थे, वो ख़ुद भी चाय बनाना जानते थे, लेकिन अगर वो ख़ुद भी चाय बनाने के लिए जा रहे हैं तो शायद बर्तन नहीं गिरता, लेकिन वो भी एक मैसेज दे देता। जो कि हमारी सोसाइटी में तो एक मैसेज है ना कि इनकी पत्नी नहीं उठी, इनकी बहन नहीं उठी, आदर सत्कार के लिए देखो बेचारा खुद चाय बना के लाया है, तब भी वो रहम का और एक मजाक का निशाना बनता, और यूं भी उसकी इंसल्ट हुई। तो अजीब ये घर है, मतलब हम घर में ही मैदान जंग लिए घूम रहे हैं। मेरा पूरा नावल जो है वो ये भी कहता है कि दरअसल इंसानों को मैं मानता हूँ कि चेहरे नहीं दिए गए, हमें मुखौटे दिए गए, और वो उतरते रहते हैं और नए चढ़ते रहते हैं। हम सब मुखौटे लगाए घूम रहे हैं, कब कौन सा मुखौटा अब लगा देंगे, कब कौन सा, कोई एक फेस नहीं है हमारा। इसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ। हर एक बंदे की यही कैफियत है। हम दिन में जितने भी लोगों से मिलते हैं अलग कैफियत से मिलते हैं, हमारा मिजाज अलग होता है, हम जिस फील्ड के बंदे से मिल रहे हैं उससे उसी मुतालिक बात करेंगे, ये जाहिर सी बात है। मेरे जहन में ना नेमत खाने के रिगार्डिंग या ये जो आपका ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे सवालात हैं। उनमें से एक ये भी है कि जैसे मिडिल क्लास जो औरतें होती हैं या हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं, उसमें जो नेक टू नेक की हर एक चीज़ होती है, दूध सब्ज़ी जो है वो नेक टू नेक बनता है, तो वो जैसे डिवाइड करती हैं और मन में जैसे ख्याल चलते हैं, है ना, तो उस चीज़ को आपने कहीं इसमें इंक्लूड करने की? इसमें इंक्लूड दूसरी बात ये नहीं, मैंने तो कहा कि वायलेंस का अड्डा भी बना रहा ना। और एक चीज़ ये भी आप ज़रा सा देखिए कि एक ये नावल में एक एंगल, और इस वजह से भी ये भी एक पॉइंट है, ये भी पैदा होता है कि आप कभी सोचिए ज़रा, जो मैंने लिखा है कि जो खाना खाने में या कुछ भी खाने में या खाना खाने में कौन से ऑर्गन हमारे आते हैं काम।
मतलब किन आर्गन के ज़रिए हम खाना चबाते हैं, मतलब वो निवाला रखते हैं तो तालू, हलक, ज़बान, दांत और जबड़े होते हैं। तो ये आर्गन, मगर ये खाना खाने के लिए हैं ना, मगर ये ही आर्गन स्पीकिंग आर्गन भी है। इस पे किसी ने गौर ही नहीं किया कभी कि ये हमारे स्पीच ऑर्गन भी हैं और इन्हीं से हम खाना खाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुनिया की जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो, भाषा, वो हंगर हो, भूख हो। मतलब एक जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसमें कोई वर्ड नहीं है, मतलब वो जो लैंग्वेज है जो कि बग़ैर शब्दों के बनी है, एक लैंग्वेज, कहीं वो भूख तो नहीं है? क्योंकि भाषा इससे निकलती है, इसी से खाना खाते हैं, तो भूख, तो ये भी कहीं एक एंगल इसमें पैदा हो, इसमें होता है। और ये तो पूरा है कि किचन के अंदर जंग हो रही है किचन में। ये तो अगर आप राजा महाराजाओं का इतिहास देखें या जो लेट मुग़ल पीरियड है, उसमें रसोइयाँ और किचन तो पूरे अड्डा बन गए थे ना साजिशों के, क्योंकि पता नहीं था कि एक राजा की कितनी बीवियाँ थीं, एक बादशाह की कितनी बीवियाँ थीं, तो सब ये चाहती थीं कि उनका बेटा ही आगे चल के वली अहद बने। तो इतनी कॉन्स्पिरेसीज हो रही थी, कितने सिलो पाइजन देना, ये करना, वो करना, और किस तरह से उसमें लोग थे शरीक। तो किचन जो है वो अपने आप में बहुत उम्दा चीज़ है, लेकिन आपको दोनों रिटोरिक देखना होंगे। अब उस रिटोरिक पे लेके तो लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी नावल जब तक आपको डिस्टर्ब ना करे, एक तो होता है आपको खुश करे, तो खुश करने वाली चीज़ कहाँ होती है? वो तो कंसर्ट में होती है। आप कंसर्ट के अंदर किसी चीज़ को देख के खुश होकर ताली बजा सकते हैं, लेकिन एक नावल, एक फिक्शन आपको खुश करने के लिए नहीं है, वो आपको एक गहरी इंसाइट देने के लिए, बल्कि डिस्टर्ब करने के लिए है, ताकि जिंदगी के प्रति आपका एक सवालिया निशान जो है वो छोड़ जाता है, आपको सोचने पे मजबूर कहीं ना कहीं जब करता तक परेशान नहीं हो रहे हैं, जब तक मतलब आप अपना मुहासबा नहीं कर रहे हैं, आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं, जब तक मेरा लिखना बेकार है। ये इतना फैसिनेटिंग है और इन सब चीज़ों पे बात करना इतना खूबसूरत है। तो मुझे लगता है कि जेसीबी अवार्ड जो है वो इसी कारण मिला गया है, क्योंकि अपने आप में ये बड़ी बेहतरीन चीज़। और बहरहाल अगर हम बात करें कि जो खाने के तरीके हैं या उनमें जिस किस्म के बर्तन यूज़ होते हैं, तो जायके में कहीं ना कहीं फ़र्क आता है। कोई पतला, अगर आप स्टील का बर्तन या पीतल का यूज़ करते हैं तो उसका जायका अलग होता है। अगर जो नवाबजादे हैं, जो अगर हम पीछे जो हिस्ट्रीज़ देखें, वो जब शिकार के लिए जाया करते थे तो अपना कहीं ना कहीं वो साथ में बर्तन भी जो बहुत हैवी हुआ करते थे तो साथ में लेके जाते थे। साथ में जाते थे, वो तो पूरा अमला जाया करता था, उसमें मीर शिकार अलग होते थे और तमाम लोग अलग होते थे। लखनऊ के जो खाने, ख़ासतौर से लखनऊ में बहुत इसको लेके जो है वो शिकार के किस्से आपको लखनऊ के नवाबों के और उनके बहुत मिलेंगे। एक किताब है जो इसके बारे में मैंने इसमें अपने नावल में भी उसको कोट किया है कि उसमें नाम बहुत हैं खानों के। वो खाने ना जो अब मतरूक हो चुके हैं। आज अब मुगलिया डिश की बात जब करते हैं तो आप कहीं भी पहुंच जाइए, बड़े से बड़ी जगह पहुंच जाइए जी, एक कम्युनिकेटिव एंगल तो बनता है। मैंने अभी बात कर रहा था आपसे कुछ देर पहले कि बिरयानी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। आप मतलब मैक्सिको में बैठे हों तो वहाँ भी, और आप बॉम्बे में बैठे हों वहाँ भी। लेकिन जैसे वो किताब ज़रूर पढ़िए जिसमें इसमें भी मैंने ये देखा है कि एक ज़माने का एक फ़ैशन बन जाता है। जैसे पहले हम मोटरसाइकिल कहते थे, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, एकदम एक नया वर्ड निकल के आया बाइक। अब किसी से हम कहते हैं तो वो नहीं। अब पहले आपको मैं बताऊं कि सिर्फ पुलाव चलता था। मेरे बचपन में बिरयानी वाज नॉट इन वोग, वो तो कोई बहुत कम इस्तेमाल करता था बिरयानी का, पुलाव। बल्कि ये तक होता था कि अगर किसी की बहुत दिनों तक शादी नहीं हुई है तो उससे कहते भाई कब खिला रहा हो पुलाव, पुलाव कब खिला रहा हो। पुलाव खिलाने का मतलब ये था कि भाई शादी कब हो रही है तुम्हारी। धीरे धीरे जो था ये वर्ड जो था ये पुलाव, ये मतरूक हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, और उसकी जगह बिरयानी का जो लफ्ज़ था, जबकि बिरयानी जो है वो है ईरानी और पुलाव जो है वो है टर्किश। दोनों में फ़र्क है। और पिलाव सही लफ्ज़ है ये, और ये तुर्की लफ्ज़ है। और बिरयानी में भुना जाता है तो बिरयानी में मसाले पड़ते हैं, और जो पुलाव होता है उसमें यखनी बनती है, उसमें मसाले का और मिर्च का कोई काम ही नहीं होता है। ये जो फ़र्क था इसको अब्दुल हलीम शरर ने अपनी किताब जो है गुज़िश्ता लखनऊ में बहुत तफसील से बयान किया। और चूँकि उनको लखनऊ की बड़ाई करना थी, चूँकि वो वहाँ के थे, और उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिरयानी होती है,
दिल्ली में बिरयानी होती है, हमारे लखनऊ में पुलाव होता है, और वो बिरयानी तो पुलाव के आगे कुछ नहीं है। उन्होंने ये लिखा है कि हर तरह के मसालों को और हल्दी और ये और वो और मिर्च को मलगोबा सा बना देते हैं एक चीज़ का, जो खाने में नागवार गुजर सकता है। और हमारी बिरयानी मतलब हमारा जो पुलाव होता है उसका एक एक चावल मोती की तरह, हाँ, जो सफ़ेद मोती होते हैं उसकी तरह चमकता होता है, और उसकी बोटियाँ ऐसी, उसकी खुशबू से रूह फरिश्तों की भी ताज़ा हो जाए। उन्होंने लिखा है रूह फरिश्तों की भी ताज़ा हो जाए, है ना, रूह मुर्दों की भी। मतलब ये कि कहाँ पुलाव और कहाँ बिरयानी, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये लोग क्या जाने। सच इंटरेस्टिंग टॉक आई एवर हैड। गुफ्तगू ख़त्म करने को दिल ही नहीं चाह रहा। देखिए बातचीत कहाँ से शुरू करी थी और कहाँ हम पहुँच गए हैं। मुझे लगता है जैसे आपने ये जो जुमला इस्तेमाल किया ना कि बिरयानी जो है वो आपस में जोड़ने का काम करती है, मुझे लगता है कि वाकई जो खाने हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। मुझे याद है कि किसी ने मुझे कोई किस्सा सुनाया था कि वो किसी बंदे से कोई डील करने गए और उसने कहा कि ठीक है हम 6 बजे मिलते हैं, पर जब वो गया तो उसके साथ कोई और बंदा था और उस बंदे को उसकी जो प्रेजेंस थी वो पसंद नहीं आई। तो बहरहाल वो मिले, बैठे और उसने कहा कि हाँ जी हम डील करने वाले थे, तो आप क्या कहेंगे। तो क्योंकि वो शख्स जो था वो उनको नहीं गवारा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसके मुतालिक तो हमारी बात ही नहीं हुई, तो हम कौन सी डील करने वाले थे। तो उसने बात को घुमा दिया। तो अब उस बंदे ने सेंस कर लिया, तो कहा कि ठीक है जी नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, चाय पी के जाएँ, चाय और पकौड़े मैंने आपके लिए बनवाए हैं, तो चाय पी के जाए। तो उसका जवाब था कि चाय इस बात का सबूत है कि हम कन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने कन्वर्सेशन ख़त्म कर दी है, तो इसीलिए अब आप हमें इजाज़त दें। तो ऐसा ही जब हम किसी को चाय पे बुलाते हैं तो उसका मतलब और होता है, किसी को हम खाने में बुलाते हैं तो उसका मतलब और होता है। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ हमें जो मैं कहूँ कि एक सिंबॉलिक भाषा है जिनको आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं। लोग मतलब खाने पे न्याज फाता दिला के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो मुर्दा हैं उन तक खाना थोड़ी पहुंचेगा, मगर कहते हैं कि इस खाना जो भूखा खाएगा उससे उनको सुकून मिलेगी। अजीबोगरीब बात है। तो ये खानों को लेके कहीं निजात नहीं है। जब आप किसी को खाने पे बुलाती हैं, आप किसी को चाय पे बुलाती हैं, यहाँ पे मूंगफलियों की दावत है। हमारे यहाँ जामिया के बानियान में से एक हैं जो फाउंडर हैं, उनके यहाँ जो है वो मतलब किदवाई साहब के यहाँ वो जो मूंगफली का कि ये बस ये अभी सेशन शुरू होने वाला है। दिसंबर में जब नई मूंगफली आती है ना भुन के, तो वो मूंगफली की दावत होती है। तो सब लोग दोपहर में मूंगफली खाने के लिए बैठते हैं कुर्सियों के ऊपर। मूंगफली के साथ गुड़ खाया जाता रहता है। तो मूंगफली भी है। नौरोज़ के वक्त पे आम खाए मतलब जाते हैं। तो वो कुछ भी खाने का वो है। आप लोग के खिचड़ी होती है। ये जो कॉम्बिनेशन बड़ा ब्यूटीफुल है कि जैसे आप मूंगफली के साथ गुड़ खाते हैं और मूली के बाद गुड़ खाया जाता है, खाने के बाद सौंफ खाया जाता है। आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। जावेद साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम किसी को चाय पे बुलाते हैं, हम किसी को खाने पे बुलाते हैं, तो इन चीज़ों का डिफरेंट मीनिंग है। अब आपकी भावना ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है कि पता लगता है कि आदमी आपको कैसे मिलना चाह रहा है। फिर आप कहाँ मिल रहे हैं, आप स्क्वायर टेबल पे मिल रहे हैं, आप राउंड टेबल पे मिल रहे हैं, तो हर एक चीज़ की अपनी एक सिंबॉलिक भाषा है। जी बिल्कुल। और सबके पीछे मतलब चाय पे बुलाने का मतलब अलग होता है। खाने पे मतलब खाने पे थोड़ा सा बाद में बुलाया जाता है, जो कि हमारे यहाँ तो यही ट्रेडिशन है कि पहली बार ये है कि भाई चाय पे बुला लो। और अगर लड़का लड़की का कोई रिश्ता हो रहा है तो कहते हैं भाई वो चाय पे पहले इनको बुला लेते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा, फिर चाय का मामला भी एक अजीब-ओ-गरीब है। जब लड़कियों के रिश्ते तय होते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ट्रेडिशन है कि जब लड़की को देखने आ रहे हैं तो चाय भी वो लेके आ रही है। वो उसके लिए बड़ा एम्ब्रेसिंग होता है। वो चाय की केटली, अब वो किस तरह से वो देख रहे हैं, वो चीज़ खाने में नहीं हो सकती। मतलब दोनों चीज़ें इतनी अलग अलग हैं कि मतलब उनका जो मैं ये मानता हूँ कि खाने आदमी का विज़न भी बनाते हैं। मतलब आपका जो इंसान का जो विज़न है ना, उसका दुनिया को देखने का तरीका, वो उसके खानों से बनता है। आप क्या खाते हैं जी, बेसिकली उस खाने से आपकी फ़िलॉसफी बनती है। जो ज़िंदगी गुजारने का जो आपका तरीका है, बल्कि जो आपकी सारी वैल्यूज़ हैं, वो कहीं खाना क्या खाते हैं आप, इससे होता है। ये देखिए ना, ये आयुर्वेद में कहते हैं ना कि जैसा अन्न तो वैसा मन। आप जो खाएंगे, आप जो ग्रहण करेंगे,
तो वो जो जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, कि हमने अपनी जो इंद्रिय सुख है उनको त्यागना है, तो हम प्याज और लहसुन से गुरेज करेंगे। तो ज़्यादा अगर आप मिर्च खाते हैं तो आदमी की कैफियत और हो जाती है। अब हम ये ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं ना कि तुम सुबह सुबह मिर्ची खा के आई हो जो इतना कड़वा बोल रही हो। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं खानों से लेकर के या ये कि जैसे नमक है, अब नमक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। जैसे खाने में अगर नमक नहीं है ना, तब हाई ब्लड प्रेशर का शिकार कोई है तो नहीं देखते, वो भी नमक खाना चाहेगा। वो अपना वो कहीं चुपके से मैंने खाते देखा है कि नमक खाएगा, क्योंकि नमक के बिना कुछ नहीं है दुनिया में। उसकी वजह यह है कि जो खाने में जो नमक है, जो वो है इंसानी ज़िंदगी का नमक जो है, वो कशिश है, वो प्यार है। आपने देखा नहीं कि वो एक पूरी कॉन्सेप्ट है कि मलाहत और सबाहत। मैं आपको बताऊं, पर्शियन में 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, सबाहत और मलाहत। सबाहत जो है वो तो है फेयर कॉम्प्लेक्शन, बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा होना, और मलाहत है सांवलापन। तो मलाहत ज़्यादा है कि सबाहत ज़्यादा है? तो कहते हैं कि भले ही सबाहत इतनी ना हो मगर मलाहत होना चाहिए। कहते हैं कि नमक होना चाहिए। और वो देखने में अरे भाई हाँ ठीक है वो मतलब, मगर बहुत अट्रैक्शन है क्या, तो वो कहते हैं नमक बहुत है। तो देखिए ये जो पूरा आपका विज़न पैदा होता है ना कि देखने में कोई गोरे चिट्टे फेयर नहीं है, लेकिन भाई वो नमक बहुत है उसके अंदर। नमक है ये चीज़ आपने, तो नमक ही क्यों कहते हैं? मतलब क्यों नहीं कहते कि जीरा बहुत है, अदरक नहीं? मीठे के तो बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। मतलब मीठा तो बिल्कुल एक खाने के बाद यूज़ होने वाली चीज़ है। और देखिए सारे जायक़े जो मुहावरे बने हैं हमारे, जैसे खट्टा, अब खट्टे को आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन खट्टा बेसिकली कोई जायक़ा नहीं है। भले ही आज के दौर में कितना अचार और ये सब बन के हो गया हो, लेकिन आप मुहावरा देखिए हमारा कि उससे वो ऐसा लड़ा कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। क्या मीनिंग है इसका? दांत खट्टे कर दिए, क्या आपने अचार खिला दिया था उसको? है ना? तो ये खट्टे करने का मतलब ये कि एक ऐसा स्वाद मुंह में आ जाना जो और देख, और जो सड़ जाती है कोई चीज़ सबसे पहले खट्टी होती है। मैं तो ये देखता हूँ, एक बार दाल खा रहा था, अरहर की रखी हुई थी, मैंने निकाली। अब मुझे अरहर की दाल बड़ी पसंद थी और मैंने कहा यार इसमें नींबू मैंने डाल लिया है ज़्यादा, क्या घर में कोई था नहीं, अकेला था। मैंने कहा नींबू तो घर ही में नहीं था, खट्टी कैसे हो रही, अच्छी भी लग रही। फिर सूंगा तो हल्की सी कुछ, अरे मैंने कहा यार मैं तो सड़ी दाल खाने के लिए जा रहा था बिल्कुल, तो वो खट्टी हुई। कोई भी खाना पहले खट्टा हो, दूध जब फटेगा तो खट्टा होगा। तो ये स्वाद या ये कि मुंह का मीठा हो ना, आपका मुंह मीठा कराएं भाई, है ना? आपके मुंह में घी शक्कर, कि कोई अगर दी खुशखबरी तो कहते हैं घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर। और आपकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, आपने कहा आपसे बात करके मेरा मुंह कड़वा हो गया। मिर्च मसाला तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि मैं उस तरह का आदमी हूँ कि खूब मिर्च मसाला खाता हूँ और मुझे आज तक कभी एसिडिटी नहीं हुई, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं रखता। इसलिए मुझे मालूम है कि एसिडिटी तो यहाँ होती है आपकी। आप अगर थोड़ा सा भी आप टेंशन में या डिप्रेशन में हैं तो एसिडिटी तो होना है। और इल्ज़ाम देते हैं आप खानों को, ये कितनी बुरी बात है कि वो मिर्च बेचारी जो कि एंटी कार्कोजेनिक है, जिसके बारे में ये आया है कि ये तो कैंसर से बचाती है। हरी मिर्च जिसके बारे में ये था कि अगर आप हरी मिर्च खाएंगे बरसात में तो कभी भी कॉलरा नहीं होगा। ये तो हरी मिर्च खाना ही खाना है। मतलब एक मजदूर भी बैठ के हरी मिर्च मतलब नमक, आपने मिर्च को बिल्कुल अपनी दुनिया से बाहर कर दिया है, वेलन बना दिया है उसको। बिल्कुल खानों का बड़ा वो है। जैसे ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वो है ना आगे आ रहा है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, बड़े सारे ट्रेडिशनल जायकों को, हमारी ट्रेडिशनल चीज़ों को, जैसे देसी घी है, अभी देसी घी को, हाँ वो कॉर्पोरेट जगत में जैसे जैसी चीज़ें आ गई हैं, उन्होंने अमूल बटर को, या मैं किसी पर्टिकुलर खैर उसका नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, तो जो बाहरी बटर है उसको तो कह दिया कि भाई ये तो हेवनली चीज़ है, और जो सफ़ेद मक्खन है और घर का देसी घी है तो उसको उन्होंने बुरा बना दिया है। हालांकि देसी घी जो आपकी कैलोरीज़ वो बहुत कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं देता है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा जैसे आपने वो खट्टी दाल की बात की, तो जैसे हम खानों को सेंस करते हैं, टेस्ट तो बाद में करते हैं, खानों को सेंस करते हैं, उनको देखने से हमारे अंदर एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है कि इसका जायका कैसा होना। जायका क्या, वो तो ये है कहावत कि जो खाना आँख को नहीं अच्छा लगेगा, जब आँख को नहीं वो देखने से भाया तो उसको क्या मतलब भाएगा। और पहले तो, अब तो नहीं है, अब तो देखिए बहुत, लेकिन 20-30 साल पहले तक हमने देखा है कि जब शादी होती थी लड़की की तो माँ या दादी उसकी रुखसत करते वक्त ये ज़रूर कहती थी कान में उसके कि देख एक बात याद रखना, तेरे पति
कि दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। तो तू अच्छा खाना पकाना है, तो वो किस तरह से हर जगह आप देख रही हैं कि खाना किस तरह से चला आ रहा है। और इवन आप वहाँ भी देखिए, अगर आप इसको बड़े उस पर देखिए तो जो खाना हम फेंक देते हैं तो वो खाना भी जानवर खा रहे हैं, डेड बॉडीज सड़ रही हैं तो चील और कौवे खा रहे हैं। तो लॉट शेर के जो ये फूड साइकिल है, ये जितनी बाहर है उतनी अंदर है। कभी कभी तो हम अपने विचारों ही में एक आदमी को खा रहे होते हैं, एक आदमी को ख़त्म करने के लिए होते हैं। मतलब एक तो वायलेंस बाहर का होता है, एक अंदर का होता है, एक जायके के लिए होता है और एक मारने के लिए होता है। मतलब मारने ही में खुशी है, खाना नहीं है, मगर मार ही दिया, जैसे शिकार कर दिया। वो मतलब शेर को खाया थोड़ी है आपने, लेकिन बस शेर को आपने मारा है, उसको मारने की खुशी मिल रही है आपको। और बात जो इंक्लूड की थी वो ये कि एक हंगर जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अभी देखिए कि आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं, वो चिढ़ा हुआ है, तो अगर आप कहेंगे भी आप क्यों थोड़ी देर के बाद आप उससे बात करें तो वो कहेगा सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, मैं भूखा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप भूखे होते हैं तो आपको चिड़चिड़ाहट होती है। तो हंगर कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लैंग्वेज भी है। अगर आपका पेट भरा है, एक पंजाबी में कहा होता है कि ढिड ना पईयां रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां, कि अगर आपके पेट में खाना नहीं है तो आपको हर एक बात खोटी लगेगी। और अगर आपने खाया पिया हुआ है, अगर आप घर से खा के जाते हैं तो ये भी कहावत है कि बाहर आपको बहुत बहुत बढ़िया मिलेगा, घर से भूखे जाते हैं तो बाहर आपको कोई। और देखिए सूफियों को आप देखिए, मतलब वो पूरा ये कितनी जो दरगाह है और खानकाह है, तो वो कोई दरगाह ऐसी नहीं थी जहाँ लंगर ना होता हो। तो वो जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ कोई पहुँचा तो वो ये नहीं पूछते थे कि तुम किस धर्म जाति के हो, क्या हो, तो खाना खाओ। सबसे पहले वो खाना पूछते थे, ये नहीं मतलब है कि तुम मतलब कौन सा धर्म है। बरेली में भी एक ऐसी ज़ियारत है जहाँ पे 24 घंटे मतलब कोई भी मुसाफिर जाके खा ले, वो ये नहीं पूछते हैं। बस स्टैंड से उतरिए और अगर कहीं होटल बंद है या कुछ है, अच्छे खासे लोग, ऐसा नहीं कि अफर्ड, वो खाने के लिए। और वो एक ख़ास तरह का खाना वहाँ पे शाम को वेज और दिन में नॉन वेज, तंदूरी रोटियाँ और कोरमा, वो वहाँ मिलता है। आप खाइए जाइए। मतलब वो सबसे पहले कॉमन ब्रदरहुड की जो कॉन्सेप्ट है ना, भाईचारे की, वो यहीं पैदा हुई है। उनके लिए पेट बहुत अहम था, क्योंकि वो पेट पे पत्थर बांध के उन्होंने अपनी भूखों को बर्दाश्त किया है ना। वो भूख को बहुत अहमियत देते थे। इसीलिए, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, मतलब मेरा मकसद ये नहीं है, लेकिन एक जोक की तरह मैं आपको बताऊं, एक कहावत थी हमारे यहाँ के सास और बहू का, वही जो झगड़ा जो कि घरों में चल रहा है और जो कि किचन से शुरू होता है, अब तो नहीं है, अब तो सब सेपरेट हो गया है। अब तो सब मान गए इस चीज़ को। अब तो पहले ही सास कहती हैं भैया ये ले अपनी चाबी, अपना काम कर। कि बीवी टटोले जेब, हाँ? और माँ टटोले पेट। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है जी। तो तब हालांकि वो जो माँ होती है वही बीवी भी होती है कल को। तो ये तो देखिए रोल प्लेइंग है। ये हम इसको स्टीरियोटाइप नहीं लेंगे कि कोई माँ हमेशा माँ ही रही होगी या कोई बहू हमेशा बहू रही होगी या कोई बेटी। लेकिन उस रोल में जब आप स्टेज पे आते हो तो क्या रोल आप अपना रहे हो। तो वो कहते हैं कि बीवी टटोले जेब। और देखिए शादियाँ जब हमारे यहाँ होती हैं तो भाई कितना कमाते हो, क्या करते हो, लेकिन माँ को इससे मतलब माँ टटोले पेट। तो पेट देखिए फिर यहाँ अहम हो गया, और पेट का मतलब खाना। तो बस यही है। जैसे नेमत खाने का रास्ता है, वो लास्ट सफ़र जो आपकी कहानी है उससे कहीं होकर के आता है। मैं वो चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा मुख्तसर सा उसका जो एक मौजू है वो। हाँ, वो मौजू उसका आपको ये आखिरी दावत जो मेरी कहानी है ना, कि वो तो मैंने कि एक औरत मर रही है घर में, किसी की कोई रिश्तेदार आई हुई है, उस घर में एक दिन एक दावत का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन औरत का उसी दिन बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि आज या कल तक ये कभी भी कुछ भी इनके साथ हो सकता है, क्योंकि दावत पहले से थी, खाना पक गया था। तो वो ये कहते हैं कि जल्दी जल्दी से खाना खा लो इससे पहले कि वो मरें। दैट इज़ द स्टोरी, कि मरना और बीच में एक रेस है। वो जो दम तोड़ रही है, जिसके मुँह में दांत नहीं है, जो पोपले मुँह के साथ आँखें उसकी खुली हुई हैं, जो कोमा में है, और उधर 3 लोग बैठे खाना इसलिए जल्दी जल्दी खा रहे हैं। और वो खाना ऐसा है जो बीस्ट का खाना है, एकदम उसमें आपका बीस्ट अंदर का जाग गया है। तो वो जो शेडो पड़ रहे हैं उस खाने की, परछाइयों के, हड्डियों के, इसके उसके, लालटेन की रोशनी में, तो उसके अंदर आप जो हैं वो खाना खा रहे हैं और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले कि वो मरे। वरना क्या होगा कि हर घर का रिचुअल ये है कि अगर कोई मर गया है तो घर का जो खाना रखा होता है वो तक निकाल के फेंका जाता है, और उस दिन तो खाना पकेगा ही नहीं। तो इससे पहले भैया अपनी अपनी भूख शांत कर लो, अपने अपने मुंह का मज़ा जो है वो पूरा कर लो। ये उस क्यूरियोसिटी की कहानी है, ये ज़िंदा होने की क्यूरियोसिटी की कहानी है।
कि अगर आदमी ज़िंदा है तो आदमी क्रूएल होगा, ये वो सेल्फिशनेस है। नेमत खाना, अगर ये कहानी तो 20 साल पहले लिखी गई थी। नेमत खाना बेसिकली ये उसका हाँ एक मोटिव है, वो एक शॉर्ट स्टोरी की तरह था। तो शॉर्ट स्टोरी एक जैसे मिनिएचर होता है, ये एक म्यूरल की तरह है। ये जो नावल है पूरा, इसी को फिर आगे बढ़ा के खानों से जुड़ा हुआ वायलेंस, और हमने इससे पहले भी बात की। इसे में जैसे आप वो गंदगी वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, कहीं आपने बड़ी खूबसूरत बात ये कॉट की थी कि इंसान जब मर जाता है वो तो गंदा होता ही नहीं है, इंसान जब जिंदा होता है, जिंदा होगा तो गंदा होगा। हाँ, मैंने कहा था ना, मेरी शर्ट है, ये शर्ट का कॉलर मैला हो जाता है, तो ये मेरे ज़िंदा रहने की कीमत है जो मैं अदा करूँगा, वो तो मैला होगा। अब मेरे मैले कपड़े अगर आप गुस्से से धोता है कोई, तो उसको सोचना चाहिए। या ये कि अगर कोई ये कहता है कि बहुत जल्दी तुम्हारे कपड़े मैले होते हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐड थे टीवी के जो हमने उस ज़माने में देखे, जिस पे मुझे लगता था कि ये क्या जहर फैलाया जा रहा है कि तेरी कमीज़ मेरी कमीज़ से साफ़ कैसे। आपको याद है वो ऐड आते थे दूरदर्शन पे, 84-85 के अंदर मशहूर ऐड था कि वो बस से 2 लोग उतरे हैं और एक की जो शर्ट है वो हल्की सी उतनी साफ़ नहीं है, दूसरे की चमकदार है, तो वो उससे कहते हैं तेरी कमीज़ मेरी कमीज़ से साफ़ कैसे। और फ़ौरन एक वो ऐड शुरू हो जाता है। उसकी जो पत्नी है वो कहती है चूँकि निरमा वॉशिंग पाउडर, तो निरमा वॉशिंग पाउडर। तो लेकिन आप क्या सिखा रहे हैं आदमी को कि कपड़ा मैला होना गोया जुर्म है? क्या वो क्राइम है ना? आप एक मज़दूर के साथ बैठेंगे और मज़दूर के हाथ पैर मिट्टी में बंधे होंगे, तो वो क्राइम है उसका क्या? तो ये तो मतलब आपको सोचना चाहिए कि ज़िंदा होंगे तो सब कुछ होगा, ज़िंदा होगा तो भाई बीमार भी होंगे तो थूकेंगे भी, बलगम भी आएगा, ब्लड भी आएगा, कुछ भी होगा। तो ज़िंदा होंगे तो ये सब तो मतलब ज़िंदा रहने के लिए, मुर्दा आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही बाबा नानक का सिखिज़्म में एक फ़लसफ़ा है, जब उनको जो पंडित है उनको जनेऊ पहनाने लगता है, क्योंकि वो उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया था। और इसका मेन रीज़न यही था, उन्होंने कहा कि अगर ये आपको सुच्चम देता है या आपको साफ़ रखता है, तो आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो साफ़ है। माँ के गर्भ से लेकर के एंड तक, मौत तक, कुछ भी साफ़ नहीं है। आप खाना खा रहे हैं वो साफ़ नहीं है, आप जहाँ सो रहे हैं वो साफ़ नहीं है। आपको देखने में वो साफ़ लग सकता है पर हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वो एक कमाल का फ़लसफ़ा बाबा नानक, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। और वो मेडिकली भी बहुत बिल्कुल जो है वो बिल्कुल फिट। मैंने कहीं पढ़ा कि जिस समय बच्चा पैदा होता है तो जो उसका मुंह होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल प्योर होता है, मुंह में कुछ नहीं होता है। लेकिन विदिन 2 सेकेंड उसका मुंह बैक्टीरिया से भर जाता है इस दुनिया में आते ही। तो एकदम फिर उसके मुंह में भी बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो दुनिया में आना अपने आप में मतलब एक सज़ा है, लेकिन इस दुनिया में रहना है चूँकि वहाँ से फेंका गया है। अब फेंका गया है तो अब फिर लौट के उधर जाना है, क्योंकि रिलीजन लफ्ज़ का मतलब तो यही होता है। जो इंग्लिश का जो रिलीजन लफ्ज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि री प्लस मतलब लीजन, 2 वर्ड से मिलके बना है। तो जहाँ से सेपरेट हुए हैं सूफ़ी यही तो बात करते हैं कि दोबारा आपको वहाँ जाना है। ये मज़हब और धर्म जो है ना, दीन, ये वर्ड ज़्यादा मुझे नहीं समझा पाते हैं जितना कि रिलीजन समझाता है कि दोबारा वहीं जाना है, बिकॉज यू हैव बीन सेपरेटेड फ्राम दैट अल्टीमेट रियलिटी। हाँ, सोर्स है और दैट इज़ अल्टीमेट रियलिटी। आप आए तो उसी से ही हैं। मतलब आपको दोबारा जाने के लिए क्या करना है? तो वही सब शरीयत और तरीक़त और फ़ना और वहदतुल वजूद और शंकराचार्य का अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद, ये सारी चीज़ें वहीं से पैदा होती हैं। और ये पूरी दुनिया माया और धोखा और ये शराब, इसको समझ के आपको उधर जाना है। जैसे रामानुजाचार्य जो है वो मुझे शंकराचार्य के साथ साथ ना दोनों के यहाँ जो है वो अद्वैतवाद है, यानी मतलब आत्मा और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ पहचानने वाली बात है। जब आपने पहचान लिया तो पहचान लिया है। जब पुरुष पहचान लेता है अपने आप को तो वो मुक्त हो जाता है। तो उन्होंने रस्सी और सांप का एग्जाम्पल दिया है रामानुजाचार्य ने कि हम कभी कभी जब उठते हैं सोते से आँख मल के, या रोशनी वहाँ कम होती है, या हमारी आँख कमज़ोर होती है, दृष्टि दोष होता है, तो सामने रस्सी पड़ी होती है, तो हमको 1 मिनट को धोखा होता है सांप का कि ये सांप है, क्योंकि वो जिग जैग पतली सी एक चीज़ होती है। लेकिन जैसे ही हम चश्मा लगा लेते हैं या जब हम रोशनी कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये तो रस्सी है। तो आखिर मगर ऐसा हुआ क्यों था? वो इस पे सवाल करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों था कि आपने रस्सी को सांप क्यों समझा था?
आखिर और कोई चीज़ होती अगर वहाँ, अगर कुत्ता होता तो आप उसे सांप नहीं समझते, आपने रस्सी को सांप क्यों समझा? तो वो ये कहते हैं कि इसलिए होता है कि दृष्टि दोष के कारण, आपके अज्ञान के कारण, आपकी अविद्या के कारण सांप के जो सेकेंडरी गुण होते हैं, सेकेंडरी क्वालिटीज़, वो वहाँ आरोपित हो जाती हैं उस रस्सी पे, जबकि वो प्राइमरी गुण नहीं है। प्राइमरी गुण तो उसके अंदर चेतना का होना है, उसमें लाइफ का होना है, अगर वो चलता है, लेकिन उसका जिग जैग होना, उसकी शक्ल, वो उसकी सेकेंडरी क्वालिटी, वो है उसकी। तो गौड़ गुण है वो प्राथमिक गुण नहीं है। इनको समझना है तुमको। तो यानी आत्मा और परमात्मा हम उस रस्सी के टुकड़े की तरह हैं जो अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत खूबसूरत। तो हमको वहाँ के लिए जाना है, इसलिए रिलीजन मुझे लगता है कि वो चीज़ है। मौलाना रूमी जैसे अक्सर बात कहते हैं, और मैं अक्सर अपने चैनल पर रिकॉर्ड भी करती हूँ, कि हम आत्माएं जो हैं, जो सोल्स हैं, वो एक सोर्स से होकर के आई हैं, एक ड्रीम जर्नी पर हैं, और जैसे ही हम अपना सफ़र ख़त्म कर लेंगी तो हमें वापस उस क्रिएटर के पास, उस अल्टीमेट के पास वापस जाना है। तो इस छोटी सी जर्नी को हम समझें, और जिस लोक में, जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, हमें भेजा गया है, तो यकीनन ये जो सारा तामझाम है और इस सिस्टम को समझते हमें इसको करना ही पड़ेगा। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या वो खाना बनाने की है, खाने की है, या रिचुअल्स को फॉलो करने की है, तो ये सभी चीज़ें टिल डेथ हमारे साथ चलती हैं। बहरहाल बड़ी खूबसूरत कन्वर्सेशन आपसे रही, और गुफ्तगू हो तो ऐसी हो जिसको ख़त्म करने का मन ना चाहे। और एक शायर ने कहा कि आगाज़ अगर अच्छा हो तो अंजाम क्यों खुदा जाने, तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। और हम इसे बड़े ब्यूटीफुली हम इसे डिराइव करके लेके आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके, और आगे भी हम आपके साथ कुछ प्रोग्राम्स हैं वो करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपने इस कन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा। बहरहाल सलीका को यहीं पर ख़त्म करने की मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगली मरतबा किसी और डिग्नेटरी के साथ हम राब्ता कायम करेंगे। तब तक के लिए गुरनीत को दें इजाज़त प्रोग्राम यहीं ख़त्म करने की। आप देखते रहें द अनम्यूट।